इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो बच्चों, ये जो नया आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मोडाल ऑक्सिलरी, इसको मोडाल बोलते हैं। कई लोग इसको मॉडल बोलते हैं, जो गलत है इसको मोडाल बोलते हैं। मोडाल ऑक्सिलरी, मॉडल जो होता है वो अलग होता है, वो अलग कभी पढ़ेंगे हम मॉडल मतलब क्या होता है। यहाँ मोडाल ऑक्सिलरी में पढ़ना है, जो चैप्टर 5 है क्लास 10th के बच्चों के लिए। लेकिन ये फॉलो कर सकते हैं क्लास 9th के बच्चे भी, और इवन कोई भी क्लास के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम शुरुआत से। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए। चैप्टर 5 हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर का। क्या लिखा है? एन ऑक्सिलरी वर्ब गिव्स अस अ पावर विच द एंशियंट विथ ऑल देयर वेराइटीज ऑफ मूड्स एंड इनफैक्ट इन्फ्लेशन ऑफ टेंसेस नेवर कुड अटेन। मतलब कि ये मोडाल इसको इसलिए नाम दिया कि ये मॉडर्न ज़माने का ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ, जो पहले मतलब पहले के जो लोग जिसने टेंस बनाया होगा या जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर डाला होगा, वो लोग जो चीज़ें ऐड नहीं कर पाए वो बाद में ऐड की गई। वही लिखा है एन ऑक्सिलरी वर्ब विच गिव अस पावर। वो ऑक्सिलरी वर्ब जो हमें पावर देती है, ताकत देती है। विच द एंशियंट, जो हमारे जो एंशियंट मतलब जिन्होंने ग्रामर बनाया होगा या जो कुछ इंग्लिश बनाया होगा, जो उन्होंने नहीं दिया था। विथ ऑल देयर वेराइटीज़ ऑफ मूड्स, अलग अलग मूड जो होता है, अलग अलग जो आपका स्वभाव होता है, उसके हिसाब से आप टेंस में बर्ताव मतलब परिवर्तन होता है। वाक्य लिखने का तरीका बदल जाता है, जो पहले के टेंस में नहीं होता था। उसमें सीधा होता था राम जाता है, या उसने खाना खा लिया, वो खाना खा रही है, सिंपल। इसमें कोई ज़्यादा भाव नहीं होता था। लेकिन मोडाल ऑक्सिलरी क्या होता है, भाव ज़्यादा अच्छे तरीके से लाता है। जैसे आगे क्या लिखा है, मोडाल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, यूज्ड और डेयर आते हैं। तो आप ये सब वर्ड अगर कहीं भी देखो तो ये मोडाल ऑक्सिलरी में आते हैं। नोट: आधुनिक अंग्रेजी में उपयुक्त मोडाल और प्राइमरी ऑक्सिलरी को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है, क्योंकि इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव रूप में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है, और इनमें डू नॉट सीधे आकर जुड़ जाता है। मतलब इसमें डू डज नॉट यूज़ नहीं होता है, इसमें आप शैल के बाद डायरेक्ट नॉट लगा देते हो, इसीलिए लिखा है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, मतलब नॉट के 24 दोस्त। अर्थात नॉर्मली बाकी सेंटेंस हम देखते हो डू, डज, डिड यूज होता है, लेकिन शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड ये सब जो लिखा हुआ है इसके साथ डायरेक्ट नॉट यूज़ करेंगे हम, ये डू डज यूज़ नहीं करते हैं। आगे आगे लिखा है मोडाल ऑक्सिलरी को मोडाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वर्ब मूड अर्थात क्रिया की अवस्था या भाव का बोध कराते हैं। इसलिए ये मूड का ही दूसरा नाम है। मूड ही क्या है, मूड का दूसरा नाम है। चूँकि मूड के व्यक्त करते हैं इसलिए मोडाल कहलाता है, क्योंकि हम मूड को अपने व्यक्त कर रहे होते हैं, अपने स्वभाव को व्यक्त कर रहे होते हैं, इसलिए इसको मोडाल कहते हैं। कोई पूछेगा मोडाल क्यों कहते हैं इसको, तो क्लियर हो गया मोडाल क्यों कहते हैं। इन मोडाल की संख्या 24 है, देखते हैं। एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड। इनमें निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित, इसको दो श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो डिटेल में जाएंगे तो वहाँ आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा और ऑक्सिलरी प्राइमरी का वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो जाकर। एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनका अध्ययन आप कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले हम कर चुके हैं, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी आते हैं। मोडाल ऑक्सिलरी क्या होते हैं? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड। इस अध्याय में इन्हीं का उल्लेख करेंगे हम, मतलब जो मोडाल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे इन्हीं जो आप देख रहा है 10-12 जो भी आपने देखा उसका ही हम यूज़ करेंगे। इस मोडाल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ब ऑर्डिनरी कहलाते हैं। अगर ये जो आप जितने वर्ब देख रहे हो, इसके अलावा जो नॉर्मली वर्ब आते हैं उनको हम वर्ब
क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप ज़रूर जाकर वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वाला पार्ट ज़रूर देखें। अब बात करते हैं मोडाल ऑक्सिलरी। यूज़ ऑफ शैल एंड शुड, पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शैल एंड शुड। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शैल या शैल का यूज़ करते हैं, शुड का नहीं, शैल का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल गो टू पार्क, मैं पार्क जाऊंगा। आई शैल इंजॉय हॉलीडे टुडे, मैं आज हॉलीडे मतलब छुट्टी मनाऊंगा। वी शैल प्ले हॉकी, तीसरा बता रहा हूँ, वी शैल प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलेंगे। वी शैल ओबे आर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता का जो कहना है वो मानेंगे। ओबे मतलब कोई बात मानना। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। वचन, दूसरा है वचन, प्रॉमिस, जब किसी को हम प्रॉमिस दे रहे होते हैं तो हम शैल का यूज़ करते हैं। यू शैल गेट योर वॉच टुमारो, तुम आप अपना घड़ी कल पा जाओगे। यहाँ आप एक तरीके से वचन दे रहे हो कि हाँ कल आपको घड़ी मिल जाएगी। दूसरा, ही शैल हैव डिनर विथ अस, वह हमारे साथ डिनर करेगा। तो ये प्रॉमिस कर रहे हो, ये एक पक्का बता रहे हो कि हाँ वो प्रॉमिस करेगा, ठीक है, तब हम शैल का यूज़ करते हैं। तीसरा इसका यूज़ है डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए। दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए भी हम शैल या शैल का यूज़ करते हैं। सीता शैल अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक, यू शैल लीव फॉर दिल्ली एट वंस। एक बार और बता दूं, अब जो है अब मैक्सिमम टाइम विल का यूज़ हो रहा है, तो चाहे वो प्रॉमिस हो, चाहे डिटर्मिनेशन हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, हर जगह विल का यूज़ हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अगर आप विल का यूज़ कर रहे हो तो वो भी सही है, लेकिन बुक के हिसाब से, जो स्टैंडर्ड बुक है उसके हिसाब से शैल का यूज़ आपका जारी रहेगा अभी कुछ समय तक। डिटर्मिनेशन का सेकंड एग्जांपल है, यू शैल लीव फॉर दिल्ली एट वंस, तो मैं दिल्ली एक बार में मतलब कभी ना कभी एक बार छोड़ देना चाहिए। ये आप एक तरीके, या छोड़ देंगे, ये आप निश्चित कर रहे हो कि हाँ तुम एक दिन दिल्ली छोड़ दोगे, या आप दृढ़ निश्चय दिखा रहे हो कि हाँ छोड़ देंगे। चौथा, कमांड अर्थात आज्ञा या धमकी के अर्थ में, यू शैल नॉट बी एब्सेंट टुमारो, कल तुम एब्सेंट नहीं होगे, कल तुम अनुपस्थित नहीं होगे, अर्थात टीचर धमकी दे रहे हैं कि उपस्थित हो जाना, ऐसा ना हो कि ना उपस्थित होना। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज इंसल्ट, जो दिस इंसल्ट, जो उसने इंसल्ट किया है, जो एक तरीके से किसी के बारे में बुरा भला कहा है, उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ एक तरीके से आज्ञा या धमकी की बात हो रही है। उपयुक्त प्रकार की दशाओं में सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। उपयुक्त मतलब बी की बात हो रही है। जब हम किसी को कमांड देने की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हमने पढ़ा था शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। यहाँ हमने पढ़ा है कि सेकंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन ही और शी के साथ भी हम शैल का प्रयोग करेंगे, तब करेंगे जब कोई कमांड, कोई आदेश की बात हो तब। शुड का प्रयोग शैल के पास्ट के रूप में तथा निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं शुड का यूज़। फ्यूचर इन द पास्ट एज, अगर कोई चीज़ मतलब कि फ्यूचर में है लेकिन उसको पास्ट की तरह करना है, अर्थात उसको इनडायरेक्ट नरेशन की तरह करना है, तो हम शुड लगाते हैं। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया, दैट कि आई शुड गो टू द नेक्स्ट डे, मैं जाऊंगा अगले दिन, तो ये शैल का शुड हो गया। वी सेड दैट वी शुड वेट फॉर हिम, हमने कहा था हम उसका वेट करेंगे, उसका इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ नॉर्मली शुड की जगह, शैल की जगह शुड यूज हुआ, क्योंकि ये पैसे में बोल दिया, ये नरेशन में, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं, नरेशन। नोट, जब रिपोर्टेड वर्ब का कर्ता फर्स्ट पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको नरेशन का वीडियो भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हल्का से मैं बता दे रहा हूँ, जो आई टोल्ड यू लिखा है उसमें आई टोल्ड यू पहला एग्जांपल दिख रहा है ना आपको, वही कह रहा है कि जब रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, रिपोर्टेड वर्ब आई टोल्ड यू है, अगर ये पास्ट में है, आई टोल्ड यू जो लिखा है अगर ये पास्ट में, अगर ये पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, दैट के बाद आने वाले वर्ड को, आने वाले सेंटेंस उसमें हम शैल की जगह शुड का यूज़ करेंगे। अगर आई टोल्ड यू जो होता वो आई टोल्ड यू की जगह होता आई विल टेल यू, फ्यूचर में होता या प्रेजेंट में होता, तब हम शुड को चेंज नहीं करते, हम शैल ही लिखते हैं। क्लियर है। बी,
ड्यूटी और ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य के अर्थ में भी हमें लगाना चाहिए। जैसे पीपल शुड ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री, यहाँ अर्थ आता है चाहिए, बोलते हैं ना, हमें लोगों को देश के नियम कानून को पालन करना चाहिए। सेकंड, वी शुड ओबे आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का आज्ञा मानना चाहिए। थर्ड, वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, हमें गरीब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। चौथा, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। नोट, शुड का प्रयोग तीनों पर्सन के रूप में होता है। अगर वो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बता रहा है तो हम शुड का प्रयोग किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हैं, आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, और थर्ड पर्सन यानी ही और शी या दी के साथ भी। थर्ड मतलब सी, एडवाइस, सजेशन और इंटरफेरेंस मतलब सलाह, सुझाव या निष्कर्ष के अर्थ पर। जैसे ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली, उसे अपना काम प्रायः करना चाहिए, प्रायः मतलब बार बार करना चाहिए, रेगुलर वे में करना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हो सलाह आ रहा है। द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, जो छात्र हैं वो सड़क पर नहीं खेलने चाहिए, ये भी सलाह है। यू शुड कॉल योर फ्रेंड एट वंस, तो मैं एक बार अपने दोस्त को बुला लेना चाहिए, थर्ड वाला है। फोर्थ, सी का फोर्थ है, ही शुड हैव कम बाई नाउ, उसे अब तक आ जाना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से सुझाव है या निष्कर्ष है कि अभी तक वो आ जाना चाहिए। अभी हमने पढ़ा है विल और शैल और शुड का प्रयोग, अब हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ विल एंड वुड। विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं। एज, रामा विल कुक फूड, रामा खाना पकाएगा। यू विल राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखोगे। दे विल प्ले फुटबॉल, वे सब फुटबॉल खेलेंगे। इस प्रकार सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ होता है। हमने देखा था शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ था, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। प्रॉमिस और विलिंगनेस यानी वचन या सहमति दर्शाने के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल गिव हर माई कार, मैं उसे अपना कार दे दूंगा, यहाँ वचन की बात हो रही है। आई विल पे योर मनी इन टाइम, मैं तुम्हारा पैसा समय पर दे दूंगा, ये वचन दे रहे हो कि हाँ मैं दे दूंगा सब। थर्ड, वी विल ट्राई टू हेल्प आवर पुअर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्त की मदद करेंगे, ये भी एक तरीके से वचन है। इस स्थिति में इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी होता है। अगर आप वचन या प्रॉमिस की बात कर रहे हो तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन या थ्रेट, दृढ़ निश्चय या धमकी दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपने शैल में पढ़ा ठीक ऐसा आप विल में पढ़ रहे हो, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला, आई विल फाइंड आउट वाई ही वॉज बिटन, मैं पता लगाऊंगा कि वह क्यों मारा गया, तो यह दृढ़ निश्चय है कि मैं पता लगाऊं कि वो क्यों मारा गया। दूसरा, वी विल नॉट अलाउ यू टू गो एम्प्टी हैंडेड, हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो ये क्या है, धमकी है कि नहीं मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, कुछ ना कुछ लेके जाओ। थर्ड, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक लेसन यानी कि उसे सबक सिखाऊंगा। ये धमकी दे रहे हैं लोग, कह रहे उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। इस दशा में विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ होता है, जैसा हमने पढ़ा अभी ऊपर वैसा ही है। वुड विल का पास्ट फॉर्म में प्रयोग होने पर यह निम्नलिखित बातें प्रकट करता है। अगर हम विल का पास्ट फॉर्म बात करते हैं वो वुड कहलाता है, इसमें एल साइलेंट होता है, इसको हम वुड पढ़ते हैं। तो वुड का यूज देखते हैं क्या लिखा है, फ्यूचर इन द पास्ट। सेम है कि जब हम नरेशन पढ़ेंगे इनडायरेक्ट तो हम पढ़ेंगे विल का उड़ जाता है और शैल का शुड हमने पढ़ लिया, हम विल का उड़ पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन में हम विल यूज़ करेंगे और इनडायरेक्ट नरेशन में हम उड यूज करेंगे। जैसे ही प्रॉमिस दैट, उसने वादा किया था कि ही वुड रिटर्न द बुक, वह बुक लौटा देगा। आई टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को बताया था कि आई वुड हेल्प हिम इन डिफ़िकल्टी, मैं उसे परेशानी में उसकी मदद करूँगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो और कर्ता चाहे कोई भी हो तो रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में विल के स्थान पर वुड का प्रयोग किया जाता है। अगर पहले विल का प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग अगर डायरेक्ट नरेशन में हुआ तो हम वुड का प्रयोग कर देंगे। सेकंड, पोलाइट रिक्वेस्ट,
इन द प्रेजेंट, विनम्रता दिखाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप सबसे अच्छा बोलोगे सेंटेंस बोलना, किसी की मदद मांगना या एक तरीके से बड़े ही विनम्र तरीके से बोलना, तो आप वुड का प्रयोग करिए। वुड यू प्लीज़ हेल्प दिस लिटिल बॉय, क्या आप इस छोटे बच्चे की मदद करेंगे? वुड यू काइंडली गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे? तो ये सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश में बोलने का वुड लगाकर। इसमें देखिए आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनम्रता कर रहे हो। सी, भूतकाल में बार बार होने वाले क्रियाकलाप तथा घटनाएं, फ्रिक्वेंटली एक्टिविटीज एंड हैपनिंग इन द पास्ट, जो बार बार हो रहे हैं उसके लिए हम वुड लगाएंगे। जैसे द बेगर वुड कम एवरी डे फॉर फूड, जो भिखारी था वो रोज आता था खाने के लिए। सेकेंड, एवरी डे, रोज। आई वुड गो टू प्ले टेनिस, प्रत्येक दिन मैं टेनिस खेलने जाता था। तो आप यहाँ वुड लगा सकते हो। यूज ऑफ कैन एंड कुड, ठीक वैसे ही कैन पढ़ेंगे और कुड उसका पास्ट फॉर्म होगा। जैसे कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य व्यक्त करता है। आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस जोड़ को अर्थात इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। सेकेंड, ही कैन प्ले वेल इफ़ ही लाइक्स, अगर वो पसंद करेगा तो वो अच्छा खेल सकता है। तीसरा, यहाँ हिंदी में अर्थ आता है सकता है, सकती है। लास्ट में, द टीचर कैन अलाउ योर एडमिशन, टीचर तुम्हारे एडमिशन, तुम्हारा स्वीकृति स्वीकार कर सकते हैं, मतलब तुम्हारा एडमिशन स्वीकार कर सकते हैं। आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूँ। देखिए अब लास्ट में सकता है, सकती हूँ, यही सब आ रहा है ना। बी, कैन, आज्ञा अर्थात परमिशन का भाव प्रकट करने के लिए। परमिशन, जब आप किसी से आज्ञा मांगते हो या परमिशन दे रहे होते हो तब आप बोल सकते हो। ही कैन राइट द आंसर नाउ, वह उत्तर अब लिख सकता है। तो आप एक तरीके से आदेश दे रहे हो कि हाँ उत्तर लिख सकता है। दूसरा, यू कैन ईट मैंगो, तुम आम खा सकते हो। थर्ड, दे कैन नॉट सिट इन द क्लासरूम, वे सब क्लासरूम में नहीं बैठ सकते हैं, या परमिशन दे रहे हो कि नहीं वो नहीं बैठ सकते हैं। नोट, कैन नॉट का प्रयोग नेगेटिव निषेधात्मक रूप में होता है। कैन नॉट जो अब यूज़ हुआ है, तीसरे अब देख रहे हो बी का तीसरा सेंटेंस, उसमें कैन नॉट का यूज इस तरीके से हुआ है। पास्ट टेंस में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग होता है। जैसे पावर और एबिलिटी कैन के समान किंतु भूतकाल में प्रकट होता है, मतलब वही पावर की बात होगी, एबिलिटी की बात होगी, क्षमता की बात होगी, लेकिन पास्ट फॉर्म में, मतलब भूतकाल में। इन हर चाइल्डहुड, पहला जो एग्जाम्पल लिखा है वो देखिए, इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, उसके बचपन में, शी कुड डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा नाच सकती थी। पास्ट में सकती थी, सकता था ऐसे आएगा। सेकेंड, द ओल्ड मैन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर, मतलब बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमज़ोर था, मतलब इतना कमज़ोर था कि वह चल नहीं सकता था। थर्ड, माई फादर कुड नॉट प्ले माई फी लास्ट मंथ, पे होगा, प्ले मैंने बोल दिया, गलती हो गया। माई फादर कुड नॉट पे, मेरे पिताजी नहीं दे सकते थे आखिरी महीने का फ़ी मतलब भुगतान, या बोल सकते हैं सिंपल एडमिशन फीस जिसे बोलते हैं ना, पैसा, वो नहीं चुकता कर सकते थे। बी, कुड का यूज़ दूसरे तरीके से ये हो सकता है, कुड का प्रयोग नम्र निवेदन का प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे, और हाँ इसमें एक पर नहीं लिखा हुआ है कुड का यूज़, ये कि अगर आप डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन को आप इनडायरेक्ट में बदल रहे हो तो कैन का कुड हो जाता है। जो इसमें नहीं लिखा है मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी योर बुक, क्या गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो। ये भी विनम्रता दिखाता है, लेकिन उड सबसे अच्छा होता है। फिर आप कुड भी बोल सकते हैं, कुड उससे नीचे बोल सकते हो स्टैंडर्ड के हिसाब से। सेकंड, कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो पार्क जाने का। तो यहाँ भी आप विनम्रता दिखा रहे हो, विनम्रता से पूछ रहे हो, ये पूछने के लिए यूज होता है। जब विनम्रता दिखाते हो तो ये पूछने के लिए, चाहे वो उड हो चाहे कुड हो। अब हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ मे माइट। मे का प्रयोग इच्छा, जैसे विश, उद्देश्य यानी पर्पस, संभावना यानी पॉसिबिलिटी, आज्ञा यानी परमिशन प्रकट करता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ये इच्छा है, भगवान तुम्हें मतलब आशीर्वाद दे बच्चे के साथ, अर्थात भगवान तुम्हें बेटा दे। सेकेंड, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब भगवान
तुम्हें लंबी आयु दे। तो यहाँ भी आप इच्छा प्रकट कर रहे हो। सेकेंड, थर्ड जो एग्जाम्पल लिखा है इसका, ही वर्क हार्ड दैट ही मे पास, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके, ये उद्देश्य है, पर्पस है। ही एडमायर सीता दैट ही मे विन हर फेवर, वह सीता की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि ही मे विन हर फेवर, वो उसकी मतलब वो उसका जो फेवर है, फेवर यहाँ फेवर मतलब तो उसका पक्ष जीत जाए, अर्थात उसका दिल जीत जाए। यहाँ मतलब ये है, हर फेवर मतलब तो उसका पक्ष, इस वाक्य में मतलब है उसका दिल जीत जाए। पांचवा, हरी मे कम टुडे, संभावना है कि हरी आ सकता है, बोलते हैं ना, तो हरी आ सकता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, मे का यूज़ नॉर्मली हम हिंदी में सकता है, शक्ति के साथ ही करते हैं। छठा एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये संभावना आप दिखा रहे हो कि हाँ बारिश हो सकती है। सातवां, मे आई कम इन, जो नॉर्मली हम बोलते हैं मे आई कम इन, तो ये आप आज्ञा पूछ रहे होते हो कि भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आठवां, यू मे टेक अ लीव, टेक लीव टुडे, तुम छुट्टी ले सकते हो या तुम एक तरीके से लीव ले सकते हो आज, तो ये भी एक आज्ञा है। आठवां, बॉस आज्ञा दे रहा है। सातवें में आप पूछ रहे हो बॉस से या मैम से या टीचर से पूछ रहे हो कि क्या अंदर आ सकते हैं। माइट यह मे के पास टेंस के रूप में निम्नलिखित बातें प्रकट करता है, मतलब माइट का यूज़ हम मे के पास फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे भूतकाल में किसी बात की आज्ञा या संभावना, कोई भूतकाल में अगर कोई बात है जिसकी आप आज्ञा या संभावना प्रकट कर रहे हो, जैसे आपने पढ़ा मे संभावना प्रकट करने के लिए यूज होता है या आज्ञा देने के लिए, तो माइट का भी यूज संभावना प्रकट करने के लिए और आज्ञा देने के लिए यूज कर सकते हैं पास्ट में। द पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं, इंडिया माइट विन द चैंपियनशिप ट्रॉफी, लोग कहते थे कि भारत जीत सकता था चैंपियनशिप ट्रॉफी, है ना। ये चैंपियनशिप ट्रॉफी एक टूर्नामेंट का नाम है। सेकंड, माय फादर सेड, मेरे पिताजी कहते थे या मेरे पिताजी ने कहा, दैट आई माइट सक्सीड इफ़ आई वर्कड हार्ड, मैं सफल हो सकता था अगर मैं कठिन परिश्रम करता। तो ये देखिए संभावना प्रकट कर रहा है ना। ये दोनों में क्या प्रकट कर रहा है? संभावना। दूसरा बी, माइट का प्रयोग भविष्य की संदेहात्मक संभावना व्यक्त करता है। इसमें संदेह हो, आपको कोई बात संदेह हो और वो भविष्य के बारे में हो, तो आप लगा सकते हो माइट। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब कुछ पॉसिबिलिटी है। मे का यूज़ देखिए, जो आप मे पढ़े थे अपने, मे का जो यूज़ होता है वो जो पॉसिबिलिटी, वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, और माइट का यूज़ हम करते हैं जिसमें जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। लता इज़ वर्किंग हार्ड, शी माइट स्टैंड फर्स्ट, लता कठिन परिश्रम कर रही है, शायद वह फर्स्ट आ जाए, मतलब पहली हो सकती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शायद का सेंस आता है कि वो शायद पहली हो सकती है। द स्काई इज़ क्लियर बट इट माइट रेन, आकाश साफ है पर बारिश हो सकती है। यहाँ भी देखो यहाँ उल्टा है, आकाश में बादल होता तो हम मे लिखते, इट में रेन, क्योंकि संभावना ज़्यादा है, लेकिन आकाश खुला है इसलिए हम माइट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि संभावना कम है। क्लियर हो गया। यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज़, मस्ट का प्रयोग, मस्ट के प्रयोग से बाध्यता या अनिवार्यता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपल्शन या नेसेसिटी का भाव व्यक्त होता है, यानी कि आपको करना ही करना है। जैसे यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर, तुम्हें अपने ऑफिसर की बात माननी चाहिए, है ना, जरूर माननी चाहिए, इसका हिंदी में आता है जरूर चाहिए। सेकंड, वी मस्ट ओबे द लॉ, हमें जरूर नियम पालन करना चाहिए। नोट में क्या लिखा है? समानतः मस्ट अंट का प्रयोग मस्ट के नेगेटिव के रूप में किया जाता है, जो गलत है, क्योंकि मस्ट का नेगेटिव डिडंट है। मतलब कभी भी अगर मस्ट को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो वो डिडंट हो जाएगा, न कि मस्टंट। मस्ट या मस्टंट दोनों से बाध्यता अनिवार्यता का बोध है, लेकिन निडंट के प्रयोग से अनिवार्यता का अभाव, यानी कि ऑब्लिगेशन और एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन व्यक्त होता है कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको करो, तुम नहीं भी कर सकते हो। जैसे यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, यहाँ कंपल्शन बात हो रहा है, यहाँ ऑब्लिगेशन कि हाँ तुम्हें करना ही करना है, तुम्हें ज़रूर स्कूल जाना चाहिए समय पर। दूसरा, यू मस्टंट गो टू स्कूल लेट, तुम्हें स्कूल लेट नहीं जाना चाहिए, इसमें दो केस आ गया जो गलत है। जरूर नहीं चाहिए, कभी आप बोलते हो तुम्हें स्कूल जरूर नहीं जाना चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोलते हो।
ये कंपल्सन और ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन ये ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड, यू नीडंट गो टू स्कूल ऑन संडे, एब्सेंस ऑफ कंपल्शन ऑब्लिगेशन, है ना, यही इंपॉर्टेंट होता है। नॉट क्यों लगाते हैं? ताकि उसका उल्टा हो जाए। अगर ऑब्लिगेशन यानी कि अगर किसी बात में किसी को बाध्य किया जा रहा है, अगर नॉट लगाएंगे तो वो बाध्य नहीं किया जाएगा, यही होता है ना, इसलिए नॉट लगाते हैं। तो वही मतलब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, नॉट लगाने के बावजूद उसमें जोर दिखाई दे रहा था कि भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इसीलिए सेकंड वाला एग्जाम्पल इसमें जो दिया हुआ है वो गलत है। थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो सही है। हम मस्टन की जगह क्या लिखेंगे? नीडंट लिखेंगे। क्लियर है? इसका हिंदी बताता हूँ। यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन संडे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए स्कूल संडे को, या ज़रूरत नहीं है, तुम्हें संडे को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। बी, हम बात कर रहे हैं मस्ट का। सर्टेनिटी ऑफ बिलीव प्रकट करता है। अगर आप बिलीव, आपकी जो विश्वास है वो एकदम निश्चित है कि हाँ पक्का, तब आप मस्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन एन आवर, तुम 1 घंटे में अपना काम जरूर कर सकते हो, है ना, यह करना चाहिए, तुम्हें 1 घंटे अपना काम जरूर करना चाहिए। ही मस्ट बी अ थीफ, वो जरूर चोर होगा या चोर हो सकता है, दोनों हो सकता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं ही मस्ट बी अ थीफ, वो जरूर चोर होगा या वो जरूर चोर हो सकता है। दोनों हिंदी सेंटेंस इंग्लिश में एक ही है। क्लियर हो गया? आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ जो भाव है वो बहुत ज़्यादा निश्चित है। यूज़ ऑफ ऑट, ऑट बोलते हैं इसको। ऑट का प्रयोग निम्नलिखित बातें प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी GST इंग्लिश में साथ में आए किसी वर्ड में, तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बस ट का प्रोनाउंस करते हैं, GH को प्रोनाउंस नहीं करते। आप देख लो, इसको हम आउट बोल सकते हैं। जो आउट होता है ना, क्रिकेटर आउट होता है, वैसे ही बोलते हैं आउट। तो उसको थोड़ा अलग तरीके से बोलेंगे ऑट। ऑट का यूज़ कब करते हैं? नैतिक कर्तव्य का बोध कराता है। ऑट का प्रयोग हम नैतिक कर्तव्य के लिए करते हैं। जैसे वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का मतलब कि आज्ञा माननी चाहिए। ये तो भाई नैतिक कर्तव्य हमें करना ही चाहिए। सेकंड, यू ऑट टू हेल्प द पुअर फेलो। फेलो मतलब होता है जीव या प्राणी या जीव। तो तुम्हें गरीब प्राणी अर्थात गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ऐसे जरूर का यहाँ सेंस नहीं आ रहा, जरूर आप कहीं हिंदी में लिखोगे नहीं, लेकिन नैतिक कर्तव्य के हिसाब से आप चाहिए तो लिखा रहेगा आखिरी में, तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम शुड नहीं लगा सकते, हम यहाँ ऑट लगाएंगे क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य है। ऑट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस प्रकट करता है। इसमें यह प्रेजेंट इन्फिनेटिव के साथ प्रयोग होता है, यानी कि टू के साथ। तो प्रेजेंट इन्फिनेटिव माने कि टू ओबे, टू हेल्प। तो टू ओबे, टू हेल्प क्या, ये इन्फिनेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं वर्ब वाले क्लास में। तो वही लिखा है कि ये इन्फिनेटिव के साथ जो होता है, ought टू ओबे, ought टू हेल्प, ऐसे ही ought टू हैव पेड द मनी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ought का प्रयोग पास्ट टेंस को दर्शाता है। जो अभी हम देख रहे हैं वो पास्ट टेंस दर्शाता है। पास्ट टेंस में परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग उस समय होता है जब किसी व्यक्ति कर्तव्य का पालन न किया गया हो या किसी आवश्यक कार्य की अपेक्षा की गई हो। अपेक्षा मतलब वो उसको मतलब ध्यान नहीं दिया गया हो। ही ought टू पेड द मनी, यहाँ आप देख सकते हो टू हैव के बाद क्या आ गया है, पेड आ गया है। तो ये पास्ट, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का, उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है। तो लिखा है वही कि जब ought के साथ, नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है टू के साथ, ought टू के साथ, लेकिन उसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो आप समझ जाइए कि यह कौन सी बात है, यह वह बात है जो होनी चाहिए थी लेकिन वो हुई नहीं। ही ought टू हैव पेड द मनी, वो उसे पैसे दे देना चाहिए था। ought का यूज़ और है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अर्थात अत्यधिक संभावना व्यक्त करने के लिए। अभी हमने देखा था बिलीव, सर्टेनिटी बिलीव, फिर हमने पढ़ा संभावना, मतलब कि बोल सकते हैं अब अगर आप गेस करो 100 में से अगर आप 60% फिक कन्फर्म हो कि हाँ ये होगा तो आप मे लगाओ। 100 में से अगर आप 30-40% कन्फर्म हो तब आप माइक लगाओ। 100 में से अगर आप 80-90% कन्फर्म हो कि हाँ ये होगा ही तब आप ऑट लगाओ। जैसे इंडियन टीम ऑट टू विन द फाइनल क्रिकेट मैच, भारतीय टीम को
फाइनल क्रिकेट मैच जरूर जीतना चाहिए। जरूर तो मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन ज़रूर यूज़ नहीं करेंगे जब इसका हम ट्रांसलेशन लिखेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा भारतीय टीम फाइनल क्रिकेट मैच जीतना चाहिए। ठीक है, को लगा देंगे भाई, भारतीय टीम को फाइनल क्रिकेट मैच जीतना चाहिए। सेकंड, द प्रिंसिपल ऑट टू बी इन हिज ऑफिस। प्रिंसिपल को अपने ऑफिस में होना चाहिए, मतलब ये तो जरूर एकदम कंफर्म है, प्रिंसिपल ऑफिस में ही होगा। तो आप ये 80-90% कंफर्म होते हो कि प्रिंसिपल जो होंगे नॉर्मली कहाँ होंगे, ऑफिस में ही होंगे। यूज़ ऑफ नीड, अब हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ नीड। जब नीड से बाध्यता का अभाव, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन व्यक्त होता है, तब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ सदा निडंट का प्रयोग करते हैं। जैसे या तो निडंट बोलो या नीड नॉट बोलो। आई नीड नॉट ड्रिंक टी, ही नीडंट वर्क हार्ड। यहाँ देखो एक काम है, यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है। आई नीड नॉट ड्रिंक टी, मुझे चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। ही डिडंट वर्क हार्ड, उससे कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ कोई बात नहीं है कि अभी करना ही करना है, यहाँ आप फ्री हो तब आप नीड लगाते हो। सेकेंड, इसको बोलते हैं नीडंट। यू नीडंट सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। शी नीडंट सी अ डॉक्टर, उसे मतलब लड़की को है, उसे डॉक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं नीड का। कुछ वाक्यों में नीडंट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और यह बोध होता है कि भूतकाल में जो कार्य हुआ वह अनावश्यक या अनुचित था, यानी कि वो ज़रूरत नहीं था लेकिन वो हो गया। कोई काम भूतकाल में जो ज़रूरत नहीं थी वो हो गई, तब हम नीडंट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे वी नीडंट हैव गॉन टू स्कूल ऑन संडे, हमें संडे को स्कूल नहीं जाना चाहिए था। सेकेंड, ही हैज़ गॉट अ कार, उसने कार लिया था। ही नीडंट हैव ट्रेवल्ड बाय बस, उसे बस से ट्रैवल करने की, यात्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो उसके पास कार था उससे बस के द्वारा यात्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आप देख रहे हो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म बोल सकते हो, तो वही गॉन है। हैव के बाद गॉन आया है, फिर यहाँ आप देख लो हैव के बाद ट्रेवल आया है सेकेंड एग्जाम्पल में। नोट, छात्र एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर नीड का प्रयोग ज़रूरत के अर्थ में हुआ हो तो उसका प्रयोग साधारण ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई नीड योर हेल्प, यू नीड अ न्यू शर्ट, मुझे आपकी ज़रूरत है। यू नीड अ न्यू शर्ट, तुम्हें नए शर्ट की ज़रूरत है। सेकेंड, शी डज नॉट नीड अ फ्रॉक, उसे फ्रॉक की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉक जो लड़कियां कपड़े पहनती हैं, छोटे बच्चे। डू यू नीड अ बुक, क्या तुम्हें बुक की ज़रूरत है। अगर नीड का प्रयोग हम ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, देखो यहाँ ज़रूरत नहीं की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है, पहले वाले हमने देखा कि कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि करना ही करना है। सेकेंड वाले हमने देखा कि ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि पहले ज़रूरत नहीं थी पास्ट में। अब हम जो नीड देख रहे हैं नोट वाले में, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल सेंटेंस आप जब नीड का यूज़ करते हो तब ऐसे बोल सकते हो। यूज़ ऑफ डेयर, डेयर का यूज़ कैसे करते हैं, जब डेयर का अर्थ चुनौती देना यानी टू चैलेंज होता है, तब उसका प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब की तरह होता है। इसलिए सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार डेयर या डेयर्स, मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अर्थात एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस नहीं लगाएंगे, डेयर के साथ का प्रयोग होता है। और नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू का प्रयोग होता है। दे डेयर मी टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, उन्होंने मुझे क्या दिया, चुनौती दिया नदी पार करने के लिए, तैर कर नदी पार करने के लिए। सेकेंड, ही डेयर्स मी टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, उसने मुझे, देखो आप देख लो, ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब क्यों बोल रहा हूँ, तो आप जरूर वर्ब वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड, दे डू नॉट डेयर मी टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, उन्हें मुझे चुनौती देने की ज़रूरत नहीं है, या उन्हें मुझे चुनौती नहीं देना चाहिए, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फोर्थ, किस लिए, नदी पार करने के लिए। फोर्थ, ही डजंट डेयर मी टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर,
उसे नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उसे चुनौती नहीं देना चाहिए मुझे रिवर पार करने के लिए। ठीक है, या इसको देता हूँ की तरफ से बोल सकते हैं। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, दे डेयर मी, वह मुझे चुनौती देते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। देते हैं भी बोल सकते हैं। सेकंड, ही डेयर्स मी, वह मुझे चुनौती देता है, बाकी तो आपको पता ही है। थर्ड, दे डू नॉट डेयर मी, वो मुझे चुनौती नहीं देते हैं। फोर्थ, ही डजंट डेयर मी, वो मुझे चुनौती नहीं देता है। किंतु जब डेयर का अर्थ है हिम्मत देना, मतलब किसी को हिम्मत देना, टू हैव द करेज, तब वाक्य की रचना इस प्रकार होती है। जैसे आई डेयर टू चैलेंज हर, यहाँ अफर्मेटिव है, यहाँ हिम्मत की बात हो रही है। मैंने उसे चैलेंज किया, यानी कि मैंने उसे हिम्मत दिखाकर चैलेंज किया। दूसरा, चैलेंज करता हूँ। दूसरा, ही डेयर टू स्लैप गीता, उसकी मतलब कि यहाँ भी एक हिम्मत की बात होती है। ही डेयर्स टू स्लैप गीता, वह साहस दिखाता है गीता को थप्पड़ मारने के लिए। थर्ड, आई डेरेंट चैलेंज हिम, मैं उसे चुनौती नहीं देता हूँ। फोर्थ, ही डेरेंट स्लैप हर, वह उसे नहीं मारता है, या उसे साहस नहीं होता मारने का, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके मतलब वह उसे थप्पड़ नहीं मारता है, यहाँ साहस की बात हो रही है। नोट, ऐसे अफर्मेटिव वाक्यों में इन्फिनेटिव विथ टू आता है, पर नेगेटिव में इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डेयर टू चैलेंज हिम, आई डेयर नॉट, मतलब शॉर्ट में डेरेंट लिखा है। सेकेंड, आई डेरेंट चैलेंज हिम, मैं उसे चुनौती नहीं देता हूँ। कुछ वाक्यों में आई डेयर से का प्रयोग होता है, मतलब कुछ वाक्यों में आई डेयर से भी कर सकते हो। जैसे ऐसे डेयर से का अर्थ होता है आई सपोज इट इज़ लाइकली, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे आई डेयर से देयर विल बी अ गेट टुगेदर एट दिस प्लेस, मैं एक तरीके से मैं चुनौती देता हूँ कि यहाँ पर एक गेट टुगेदर मतलब कि मिलना क्या कहते हैं, मिल मिलाना बोलते हैं, मिल मिलाना, जैसे सब लोग आके मिलते हैं ना, वो मिल मिलाना इसी जगह पर होगा। मैं चुनौती देता हूँ, मैं सबको चुनौती देता हूँ कि भाई यहाँ पर, या मैं साहस दिखा देता हूँ कि ये इसी जगह पर सब लोग क्या करेंगे, मेल मिलाप करेंगे। क्लियर है? यूज़ ऑफ यूज़ टू का प्रयोग, यूज़ टू से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार होता था, इस प्रकार इससे भूतकाल की आदत यानी हैबिट का बोध होता है। जैसे आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, मैं खेला करता था स्कूल में। ही यूज़ टू राइट टू मी एवरी मंथ, वह मुझे प्रत्येक मंथ या हर एक महीने पत्र लिखा करता था, इस तरीके से बोलते हैं। जब वाक्य से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में कभी कभी होता था, तब वुड का प्रयोग होता है, यूज टू का नहीं, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राय, तो ही वुड ऑफन टॉक फॉर आवर, वह मुझसे बातें करता था प्राय मतलब वो लगातार नहीं, लेकिन प्राय। सेकेंड, शी वुड ऑफन इन्वाइट मी ऑन डिनर, वो मुझे प्राय डिनर पर बुलाती थी, मतलब कि रोज़ नहीं बुलाती थी, कोई आदत नहीं थी, ऐसे आज बुला लिया, फिर एक हफ्ते बाद बुला लिया, फिर एक हफ्ते बाद बुला लिया, तो वो वाला। सेकेंड, यूज टू का नेगेटिव या इंटरोगेटिव इस प्रकार बनता है, अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ही यूज टू लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता था। सेकेंड, ही यूज डोंट टू लिव इन दिल्ली, अगर शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो यूजेंट हो जाएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं बना रहे हो तो आप सिंपल बोलोगे ही यूज नॉट टू लिव इन दिल्ली, नेगेटिव, वह दिल्ली में नहीं रहा करता था। थर्ड, यूज ही टू लिव इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में नहीं रहा करता था, इस तरीके से। सी, जब यूज टू का अर्थ होता है आदि अर्थात अभ्यस होना, तब इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, मतलब उसकी आदत है या उसकी आदत होती थी ड्रिंकिंग करना और स्मोकिंग करना, यानी कि शराब पीना और धूम्रपान करना। सेकेंड, वी आर यूज टू स्टैंडिंग इन अ क्यू, हम खड़े हुआ करते थे, ये आदत है ना, आदि होना, किसी चीज़ की आदि होना, तो हम खड़ा हुआ करते थे क्यों, मतलब लाइन में,
तो जैसे आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, पहले हम लाइन लगाते थे तो वही लिखा है, हम खड़ा हुआ करते थे, मतलब आपको आदत पड़ गई थी या वो खड़ा होने की, तब हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की। आपका ऑक्सिलरी जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोडाल ऑक्सिलरी विल शैल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको विल या शैल भरना होगा। जैसे राधा इज़ अ गुड गर्ल, राधा अच्छी लड़की है। शी विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगी, है ना। थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है आपको नॉर्मली। हरी इज़ अ गुड बॉय, हरी अच्छा लड़का है। ही विल ओबे हिज एल्डर, या ही शैल भी हो सकता है। अब सोचो वहाँ पर क्या होगा, शैल होगा कि विल। ही विल ओबे हिज एल्डर, वो अपने एल्डर मतलब अपने बड़ों की बात मानेगा। ठीक। फिर आई के साथ हम लगाएंगे शैल। आई शैल गो टू प्ले ग्राउंड टूडे, मैं आज क्या कहते हैं प्ले ग्राउंड में जाऊंगा, यानी खेलने वाले मैदान में जाऊंगा। बाकी सब भी आप ऐसे बनाइएगा। सेकेंड एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को कर आप मुझे फ़ोटो सेंड कर सकते हो या ईमेल आईडी पे भी मुझे सेंड कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको वीडियो की डिटेल में मिल जाएगा मेरा, या आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं दे दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोडार ऑक्सिलरी मे, कैन, मस्ट और मस्ट नॉट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब या तो मे, कैन, मस्ट लगाना है या मस्ट नॉट। जैसे आई एम सॉरी, आई नॉट हेल्प यू, आई मे नॉट हेल्प यू, या आई कैन नॉट हेल्प यू, कैन नॉट लगेगा। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। सेकेंड, इट इज़ वेरी डार्क, यह बहुत अंधेरा है। यू मे नॉट गो नाउ, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, जरूर, तो यहाँ मस्ट होगा। यू मस्ट नॉट गो नाउ, तुम्हें जरूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी अंधेरा है। थर्ड, एवरी वन मस्ट लव हिज मदरलैंड, मदरलैंड मतलब मातृभूमि। सभी को अपनी मातृभूमि से जरूर प्यार करना चाहिए, तो मस्ट मतलब था जरूर। बाकी सब भी आपको ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोडाल ऑक्सिलरी शुड, वुड, माइट, ऑट, नीड और नीड नॉट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे अ गुड बॉय डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एक अच्छा बालक क्या होता है, वो उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये नॉर्मल बात है, कोई ये नैतिक बात है नहीं, नॉर्मल बात है। तो अ गुड बॉय शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी डैश ओबे आवर टीचर, वी वुड या वी शुड होना चाहिए, शुड होगा कि वुड, शुड होना चाहिए। ठीक है, मैं मतलब आंसर बता रहा हूँ, शुड होगा। वी शुड ओबे आवर टीचर, हमें अपने टीचर शिक्षकों की बात माननी चाहिए। ऐसे बाकी आप तीसरा एक्सरसाइज भी करेंगे। चौथा एक्सरसाइज, fill in the blanks with suitable modal given in the bracket in the following sentences। जो ब्रैकेट में मोडाल दिया आपको उसमें से कोई एक लिखना है वहाँ पे। ही डैश रेंट अ हाउस फॉर 100 रुपीज़ 10 ईयर एगो, है ना। तो वह 100 रुपये एक घर का दे सकता था किराया 10 साल पहले। तो क्या होगा, मस्ट होगा, मस्ट नहीं होगा, जरूर की बात ही नहीं हो रही है। कुड, कैन, शुड। तो अब बताओ, देखो यहाँ वह दे सकता था या वह देना चाहता था। नॉर्मली दे सकता था, यहाँ कुड यूज होगा, है ना। हर एक वर्ड का मीनिंग समझोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। जरूर, या इस वाक्य में आपको हिंदी में जरूर का कोई सेंस नहीं आएगा। कैन का कोई नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में कहा गया है, यानी कि कैन का यूज़ नहीं होगा। शुड, यह कोई चाहने का बात, सलाह की बात नहीं हो रही, तो यहाँ शुड का भी नहीं यूज़ नहीं होगा। तो बचा क्या, कुड। सेकेंड, वी आर गेटिंग लेट सो वी डैश गो टू द स्टेशन बाय टैक्सी। हम सब लेट हो रहे हैं, मतलब हमें सबको देरी हो रही है। सो हमें जाना चाहिए या हमें ज़रूर जाना चाहिए स्टेशन टैक्सी से। तो बताओ यहाँ ऑट टू लगेगा, कोई ये नैतिक कर्तव्य नहीं। मस्ट लगेगा, जरूर जाना चाहिए, हाँ तो मस्ट लगेगा। कैन सकता है, कोई सेंस ही नहीं है। वी कैन गो टू नहीं हो सकता, वी कैन गो होगा, टू नहीं लगाएगा। टू लगा यानी कि हम मस्ट लगाएंगे तब सही पड़ेगा। वी मस्ट गो टू स्टेशन, इस तरीके से। थर्ड, इस तरीके से आपका थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसा आपको करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मोडाल गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैन, शुड, मस्ट। अब इन तीनों में से किसी एक को आपको भरना है। जैसे दिस इज नॉट हैवी, यह हैवी नहीं है, भारी नहीं है। यू कैन लिफ्ट इट ईजिली, तुम इसको आराम से उठा सकते हो। यहाँ क्षमता की बात हो रही है इसलिए हम क्या लगाएंगे, कैन। योर एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर, मतलब जो तुम्हारा एग्जामिनेशन है वो ड्राइंग मतलब पास आ रहा है। यहाँ ड्राइंग मतलब
कला नहीं है यहाँ, मतलब है पास आ रहा है, घिंचा आ रहा है। वी डैश वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो क्या होगा? वी शुड होगा कि ऑट टू? ऑट टू नहीं होगा, क्योंकि टू नहीं लिखा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? शुड। टू लिखा होता है तो हम ऑट लगा देते हैं, ठीक। फिर थर्ड भी आपको इस तरह करना है, 4, 5, 6 भी करना है। एक्सरसाइज नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। फिर इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मोडाल गिवन बिलो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये आपको कुछ मोडाल दिया गया है, उसमें से आपको फिलअप करके भरना है। हो सकता है कोई रिपीट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब में एक ही हो सकता है एक ही मोडाल 2-3 जगह यूज हो जाए। जैसे यू डैश नॉट टू डिसीव एनीबडी, मतलब तुम्हें किसी को, डिसीव मतलब होता है किसी को, किसी का मनोबल नीचे गिराना, किसी का आपको मनोबल नीचे नहीं गिराना चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड नॉट होगा, शुड होना चाहिए, सिंपल है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि तुम नहीं कर सकते हो, आप सलाह देते हो ना, तुम्हें किसी का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। सेकंड, वी डैश डू अवर ड्यूटी, हमें अपना ड्यूटी निभाना चाहिए, तो सिंपल वी शुड भी हो सकता है, और तो क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ मस्ट भी हो सकता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वी मस्ट डू अवर ड्यूटी, मस्ट भी हो सकता है, तो क्या होगा? ऑट होगा, ये कोई नैतिक कर्तव्य है, अगर नैतिक कर्तव्य होगा तो हम ऑट लगाएंगे। वी ऑट टू डू अवर ड्यूटी होगा, ऑट के बाद टू लगाना पड़ेगा आपको, क्लियर है। 7वां लास्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं। फिर इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मोडाल गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आपको जो 3 सेंटेंसेज मतलब 3 ऑप्शन देख रहे हैं, उन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको उस खाली स्थान में भरना है। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, मैं कर सकता था, यही मतलब है ना, मैं तैर सकता था जब मैं युवा था, तो यहाँ कुड होगा। सकता का पास फॉर्म, कैन का पास फॉर्म कुड। वी डैश टू लव अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसी से ज़रूर प्यार करना चाहिए, तो अब ज़रूर रहेगा तो मस्ट होगा, अगर सिर्फ चाहिए होगा तो शुड होगा, और कोई नैतिक कर्तव्य है तो ऑट टू होगा। वी ऑट टू लव अवर नेबर, तो आप सोच सकते हो यहाँ शुड होगा, मस्ट होगा कि ऑट, तो यहाँ सिंपल ऑट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू लिखा है, लव से पहले टू लिखा है, तो सिंपल यहाँ पे क्या यूज होगा? ऑट। ऐसे ही आपको बाकी सब भी करना है। कहीं पर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी ग्रामर की वीडियोस मिलती रहेंगी। क्लास 10 से रिलेटेड आपको कोई पॉइंट चाहिए, कोई भी चैप्टर चाहिए, तो आप वीडियो की डिटेल में जाकर पूछ सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।